चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अजीबो-गरीब और रहस्यमयी घटना की तह तक जाएंगे जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक आलीशान दिल्ली विला, उसकी दीवारों के पीछे छिपे खौफनाक राज और इंसानी फितरत का सबसे काला सच। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी छल कपट की कहानी है जिसे बेहद चालाकी से बुना गया था। तो आइए सीधे डेटा और सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरे केस को डिकोड करते हैं। अब जरा इस खौफनाक सवाल पर गौर कीजिए, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक बिल्कुल नए शानदार डबल स्टोरी विला में आने वाला हर परिवार सिर्फ 1 महीने के अंदर आधी रात को अपना सब कुछ वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। मतलब सोच कर देखिए, घर में कोई टूट फूट नहीं, पेंट एकदम नया, आर्किटेक्चर बिल्कुल नॉर्मल, फिर भी जो वहाँ रहने आता है रातों रात वहाँ से जान बचाकर भागता है। आखिर उस घर में ऐसी क्या चीज थी जो लोगों को इस कदर दहशत में डाल रही थी। सेक्शन 1, द परफेक्ट सेटअप, एकांत और धोखा। यहाँ सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि हमारे टेनेंट आरव का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, आरव कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आसानी से डर जाए या किसी वहम का शिकार हो। वो 32 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम। उसे अकेलेपन और सन्नाटे की आदत थी। बेंगलुरु में रहते हुए वो 8-8, 10-10 घंटे तक बिना किसी ह्यूमन इंटरैक्शन के रह चुका था। उसका दिमाग पूरी तरह से लॉजिक और फैक्ट्स पर चलता था, और यही चीज उसे इस अजीबो-गरीब घटना का एक बेहद क्रेडिबल यानी विश्वसनीय गवाह बनाती है। वो छोटी मोटी आवाजों से डरकर किस्से कहानियां बनाने वालों में से बिल्कुल नहीं था। और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे शुरुआत से ही आरव के आसपास 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थी। एक तरफ था ब्रोकर का बड़ा ही मासूम सा दावा कि पिछले मालिक को अचानक अर्जेंटली विदेश शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए घर खाली है। बड़ा नॉर्मल लगता है ना? पर दूसरी तरफ उन्हीं पड़ोसियों की दबी दबी आवाजों में होने वाली कान्हा फूसी थी, जो इस घर को एक बेहद काले इतिहास से जोड़ रही थी। अब क्योंकि आरव एक लॉजिकल इंसान था, उसने अफवाहों के बजाय ब्रोकर की प्रैक्टिकल लगने वाली बात पर भरोसा किया और उस विला में शिफ्ट हो गया। सेक्शन 2, सेंसरी एस्केलेशन, खौफ की शुरुआत। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ये खौफनाक अनुभव कितनी तेजी से बढ़ता है, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहली 2 रातें तो एकदम अजीब, असंभव से सन्नाटे में बीती। एक ऐसा सन्नाटा जहां बाहर की कोई आवाज नहीं थी, बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक इतनी तेज लग रही थी जैसे कान फाड़ देगी। फिर आई तीसरी रात। लिविंग रूम से बेडरूम में कदम रखते ही आरव को अपने कानों में एक भारी हवा का दबाव महसूस होने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहाड़ों पर बहुत ऊंचाई पर जाने से होता है। और उसके बाद ठीक रात 2 बजे बेडरूम की दीवार पर अचानक बड़े बड़े गहरे खरोंच के निशान उभर आए। अब यहाँ आरव का लॉजिकल दिमाग इस असंभव सी चीज को समझने की कोशिश करने लगा। सोचिए, दिल्ली की भीषण गर्मी, रात के 2 बजे पंखा चल रहा है और दीवार बर्फ जैसी ठंडी है, और उस पर किसी बड़े हाथ के खरोंच के निशान हैं। उसने सोचा शायद कोई सीलन होगी या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगी, लेकिन असली झटका तो अगली सुबह लगा। अगली सुबह वो दीवार बिल्कुल चिकनी थी, सारी दरारें गायब, प्लास्टर एकदम सही, लेकिन छूने पर वो अभी भी बर्फ जैसी ही ठंडी थी। उसने इंटरनेट छाना, सारे लॉजिक्स लगाए, पर इस फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का कोई जवाब नहीं मिला। और फिर अगली रात ठीक 3:04 पर, ये वो सटीक समय था जब आरव की आंखें अचानक खुल गईं। इस बार कोई सन्नाटा नहीं था। इस बार आरव को अपने ठीक ऊपर छत पर बने उस बंद और ताला लगे लकड़ी के एटिक से भारी कदमों के चलने की एकदम साफ आवाज आने लगी। कोई भाग नहीं रहा था, बस धीरे धीरे चल रहा था, एक ऐसी जगह पर जहां बाहर से ताला लगा था और अंदर जाने का लिटरली कोई रास्ता ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब नॉर्मल से पूरी तरह एबनॉर्मल हो जाता है और आरव पर मानसिक दबाव झेलने की हद पार कर देता है। अब घर में देर रात अचानक सड़ी हुई मछली जैसी बेहद घिनौनी बदबू आने लगी, जो सुबह होते ही खुद ब खुद गायब भी हो जाती। उसने नोट किया कि शीशे में उसकी खुद की परछाई उसके हिलने के 1 या 2 सेकंड बाद हिल रही थी। एक रात जब वो फोन पर मैच देख रहा था, तो एक फुसफुसाती हुई औरत की आवाज ने ठीक उसके पास से उसे आरव पुकारा। यहाँ तक कि उसे अपनी आंखों के किनारे एक धुंधली सी इंसानी आकृति भी दिखाई देने लगी थी। नॉर्मल जिंदगी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। इन सब घटनाओं का जो क्लाइमेक्स था, वो सच में किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ये सोर्स मटेरियल का सबसे इंटेंस पैरानॉर्मल पल है।
डर के मारे जब आरव अपने बेडरूम की तरफ भागा तो उसने सीढ़ियों पर साफ तौर पर एक महिला की आकृति को ऊपर उस बंद एटिक की तरफ जाते देखा। वो दौड़कर कमरे में घुसा, दरवाजा लॉक किया। एसी बंद था, फिर भी कमरे का तापमान इतना गिर गया कि उसे ठिठुरन होने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला, वो सड़ी हुई बदबू वापस आई और ठीक उसके बिस्तर के पास कदमों की आहट आई। उसी आवाज ने फिर उसका नाम पुकारा। आरव की हिम्मत जवाब दे गई और वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके सारे लॉजिक और शक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बेहोश होने के दौरान उसने एक सपना देखा था, एक महिला का जिसने पंखे से फांसी लगा ली थी। उसी सपने ने उसे वो एटिक का ताला तोड़ने पर मजबूर किया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही एग्जैक्ट साड़ी पड़ी थी जो उसने अपने खौफनाक सपने में उस महिला को पहने हुए देखी थी। इस झटके के बाद उसने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और तुरंत उस घर से हमेशा के लिए भाग खड़ा हुआ। सेक्शन 3, द हार्ड पिवट, खौफ से लेकर सच्चे अपराध तक। तो अब क्या होता है जब एक डरा हुआ किराएदार एक धोखेबाज ब्रोकर को सीधे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की धमकी देता है? आरव जब अपने दोस्त के घर पहुंचा तो डर कर चुप बैठने के बजाय उसने अपना लॉजिकल दिमाग लगाया। उसने तुरंत उस ब्रोकर को फोन मिलाया और मेंटल हैरेसमेंट और झूठ बोलकर प्रॉपर्टी रेंट पर देने के जुर्म में पुलिस केस करने की धमकी दे डाली। और यकीन मानिए, पुलिस का नाम सुनते ही ब्रोकर पूरी तरह टूट गया। ब्रोकर ने जो खौफनाक सच्चाई उगली वो किसी भी डरावनी कहानी से ज्यादा भयानक थी। असल में उस घर के असली मालिक की पत्नी ने उसी मास्टर बेडरूम में आत्महत्या की थी जहां आरव सोता था। और सबसे घिनौनी बात, उसके शव को कई महीनों तक उसी बंद एटिक में छुपा के रखा गया था। जब पड़ोसियों को सड़ी हुई बदबू आने लगी और पुलिस आई तब जाकर शव बरामद हुआ। उसके तुरंत बाद मालिक हमेशा के लिए देश छोड़कर भाग गया। अब आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। वो बदबू, वो एटिक, वो साड़ी, ये सब किसी वहम का हिस्सा नहीं बल्कि एक रियल डॉक्यूमेंटेड क्राइम सीन के सबूत थे। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यानी आयरनी देखिए, ये ब्रोकर असल में उस भगोड़े मालिक का ही पूर्व दोस्त था। जब मालिक भागा तो इसने उस आलीशान प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का सोचा, लेकिन जब ये खुद वहां रहने गया तो पहले ही दिन इसने अलेजेडली उस महिला की आत्मा को वहां देखा और डर के मारे उल्टे पांव भाग गया। मतलब उसे अच्छी तरह पता था कि वो घर कितना खौफनाक और खतरनाक है, फिर भी उसने इस डर को दूसरों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। सेक्शन 4, रियल एस्टेट स्कैम, खौफ से मुनाफा कमाना। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस ब्रोकर ने एक भयानक क्राइम सीन को एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में बदल दिया था। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल और शातिर थी। नए लोगों से उस घर का खूनी इतिहास छुपाओ, उनसे एडवांस में पूरे 6 महीने का भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगो, फिर शांति से इंतजार करो कि कब किराएदार डर के मारे 1 महीने के अंदर भागता है, और जैसे ही वो भागता लीज एग्रीमेंट टूटने का हवाला देकर उनका सारा पैसा हजम कर जाओ। एकदम कोल्ड कैलकुलेटेड स्कैम। 6 महीने, इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। दिल्ली जैसे महंगे शहर में एक पूरे डबल स्टोरी विला का 6 महीने का किराया और डिपॉजिट एक बहुत ही बड़ी रकम होती है, एक आम इंसान की सालों की सेविंग। ब्रोकर बिना कोई मेहनत किए बस लोगों की जान और उनके मानसिक संतुलन को दांव पर लगाकर लगातार भारी मुनाफा छाप रहा था। ये अब सिर्फ एक भूतिया घर की कहानी नहीं रह गई थी, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक फाइनेंशियल ट्रैप था। लेकिन ब्रोकर का दांव इस बार उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसका पाला आरव से पड़ा था। आरव ने पुलिस अथॉरिटीज को एक एक्टिव क्राइम सीन इलीगल तरीके से रेंट पर देने का पर्दाफाश करने की धमकी दी, और ये सुनते ही ब्रोकर की हालत खराब हो गई। पुलिस के पचड़े से बचने के लिए उसने तुरंत सारा चोरी किया हुआ डिपॉजिट वापस कर दिया। आरव भले ही उन पैरानॉर्मल राजों को सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल और लॉजिकल सोच की वजह से वो इस भयानक फाइनेंशियल स्कैम से खुद को सही सलामत बाहर निकालने में जरूर कामयाब रहा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, सच में ज्यादा खौफनाक क्या है? एक अनजानी अनसुलझी आत्मा की मौजूदगी, या फिर एक इंसान का वो असीम लालच जो किसी दूसरे की दर्दनाक मौत और त्रासदी को भी अपने मुनाफा कमाने की एटीएम मशीन बना सकता है? असली राक्षस कहाँ छिपे हैं, बंद कमरों में या रियल एस्टेट मार्केट की भीड़ में? इस गहरे सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।